हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए जो लेकर आए हैं जो सेमेस्टर 2 हिस्ट्री जिन भी स्टूडेंट का है मेजर पेपर 3। वैसे स्टूडेंट जो अभी कल या परसों इसका एग्जाम होने वाला है, यानी बोले तो 3 तारीख इसका एग्जाम होने वाला है हिस्ट्री का। तो यहाँ सेशन देखिएगा, सेशन है 24 से 28 सेशन। तो यहाँ पे जो आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन जो होने वाला है वो है बलबन की उपलब्धियां के बारे में यहाँ पे वर्णन करना है कि किस प्रकार से बलबन की उपलब्धियां हैं, उसके बारे में हम एक चीज को एक पॉइंट को गहराई से समझेंगे और साथ ही साथ इस भूमिका से लेकर यहाँ इसका निष्कर्ष तक सब हम एक एक करके पॉइंट को बताने वाले हैं आज। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो वहाँ जाइए, जुड़ जाइए और वहाँ जाकर अगर इसका जो पीडीएफ है पूरा का हिस्ट्री जो MJ3 का है जो पीडीएफ अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो जाइए वहाँ पे जाकर कमेंट कीजिए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, जो आज हमारे सामने क्वेश्चन है बलबन के बारे में, तो इसका हम एक एक चीज़ों के पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम इसके भूमिका के बारे में जानेंगे, इसका भूमिका के बारे में क्या है उसके बारे में। इसका भूमिका में यह लिखा गया कि दिल्ली सल्तनत का इतिहास गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक स्थान रहा है। मतलब अगर इसका कार्यकाल अगर ऑब्जेक्टिव में बोल दिया जाए बलबन की जो गयासुद्दीन जो बलबन है उसकी अगर कार्यकाल अगर पूछते दिया जाए तो 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक इसका कार्यकाल दिल्ली सल्तनत पर रहा है। या अगर इसका वास्तविक बलबन का जो वास्तविक नाम था अगर वो पूछेगा तो उल्लू खान, जो इसका वास्तविक नाम है वो क्या है तो उल्लू खान, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। वह इल्तुतमिश के समय एक दास के रूप में दिल्ली आए थे। जब इल्तुतमिश जब अपने दिल्ली सल्तनत पर जब शासन कर रहे थे तो उसी समय गयासुद्दीन बलबन ने एक दास के रूप में वहां पे आए थे, परंतु योग्यता, दूरदर्शिता और कठोर असहनप्रियता का बल धीरे धीरे सत्ता पर शिखर तक पहुंचे। मतलब इन्होंने अपने जो सहिष्णुता, जो अपना ताकत, जो इसकी योग्यता थी उसके बदौलत इन्होंने अपने जो सत्ता जो इन्होंने जब प्राप्त किया था जो कि 1266 ईस्वी में, वहां तक धीरे धीरे करते इन्होंने अपना सत्ता संभाला और अपना जो दिल्ली सल्तनत का है उसका शासक बने। अगर इसी में अगर आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि बलबन की उपलब्धियां का मूल्यांकन करते हुए हमें केवल युद्धों का विस्तार तक नहीं सीमित रहना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुधार, न्याय व्यवस्था और राजस्व सिद्धांत, सैन्य संगठन, सामाजिक अनुसंधान, दिल्ली सल्तनत प्रतिष्ठा पूर्ण स्थापित जैसे व्यापक पक्षों का भी ध्यान देना चाहिए। इसमें यह बोला गया है, क्वेश्चन में तो हम लोग के केवल यहाँ की जो उपलब्धियां हैं, जो बलबन की उपलब्धियां उसके बारे में जानना है, लेकिन यहाँ पे यह बोला गया है कि उसकी उपलब्धियों को ही इतिहास में नहीं जानना चाहिए, उसके बारे में जितना भी है, जो प्रशासनिक सुधार है, न्याय व्यवस्था इसके है, राजस्व सिद्धांत है, कई सारी चीज़ों को यहाँ पे जानना आवश्यक है और उससे अपने व्यापक पर ध्यान देना चाहिए। तो हम इससे भी पहले जो बलबन की जो राजस्व सिद्धांत है उसको हम बताने का प्रयास किए हैं। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाइए, प्ले लिस्ट में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं और अपना एग्जाम की तैयारी में इसे मतलब अच्छी तरह से इसे अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सत्ता में आने से पूर्व बलबन की भूमिका, जब ये अपने सत्ता में जब आए थे तो किस प्रकार से इसकी भूमिका थी उसके बारे में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि बलबन की उपलब्धियां की जो उनकी जड़ें उनके प्रारंभिक जीवन का निश्चित है, वह इल्तुतमिश का प्रसिद्ध चालीसा, जिसे तुर्की अमीरों के समूह का सदस्य था। जब उनकी जो प्रारंभिक जो जीवन यहाँ पे जो बताया गया है वह इल्तुतमिश, जिस समय इल्तुतमिश जब शासक हुआ करते थे तो उसमें 40 नाम के, जिसे बोला जाता है तुर्की अमीरों का समूह, जो यहाँ चालीसा जिस नाम से जाना जाता है उसका यह सदस्य के रूप में वहाँ पे रहे थे। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में बलबन वास्तविक शक्ति का केंद्र बना। यद्यपि नसीरुद्दीन नामवंत का सुल्तान था और परंतु शासक बगजोर बलबन के हाथों में थी। इसमें यह बोला गया कि जो नसीरुद्दीन जो शासक था यह एक यद्यपि यह भी एक सुल्तान के रूप में इसे माना जाता था और यह एक सुल्तान ही थे। अगर ये जो नसीरुद्दीन अगर आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो ये जो है ये गयासुद्दीन जो बलबन है उसकी दामाद के तौर पर इसे अगर आप लोग जानने का प्रयास करेंगे था। इस काल में बलबन ने प्रशासन चलाने का व्यवस्था अनुभव प्राप्त किया और विद्रोह के दबाया और सीमाओं की रक्षा किया। यही अनुभव आगे चलकर उसकी उपलब्धियां का नींव बना रखा। मतलब जो इनकी उपलब्धियां अगर बोला जाता है, जब विद्रोह जो हुआ था उसको विद्रोह को दबाने का इन्होंने प्रयास किया और जहां तक जो बलबन की जो दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएं थी उसे इन्होंने रक्षा किया और वही जो आगे जाके जब जो कई सारे विद्रोह को जब दबाए तो उसी को आगे चलकर इसकी उपलब्धियां जो है उसी का नींव रखा, उसी के एक नए तौर पर इसे बनाया गया था। अब देखते हैं बलबन की राजतव जो अवधारणा है और इसकी सिद्धांत की स्थापना। राजतव जो इसकी सिद्धांत है उसका एक अलग वीडियो हम बनाए हैं और जो इसमें है इसकी सिद्धांत की स्थापना कैसे हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बताने का प्रयास किया। इसमें जो है दोवी राजतव का सिद्धांत, जो देवी राजतव जो सिद्धांत है उसके बारे में यहाँ पे यह बोला गया कि बलबन की सबसे बड़ी औपचारिक उपलब्धियां देवी राजतव की स्थापना थी। जो उसकी उपलब्धियां सबसे बड़ी जो औपचारिक उपलब्धियां की अगर बात करें तो वहाँ की जो देवी राजतव की जो सिद्धांत है उसकी स्थापना इन्होंने किया था, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये क्या है देवी राजतव सिद्धांत, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो इसके अनुसार ईश्वर के प्रतिनिधित्व होता है और इसे सत्ता ईश्वरीय कृपा से प्राप्ति होती है और उसे स्वयं जिले इलाही, जो इलाही का यहाँ पे जो मतलब लिखा गया है ईश्वर की छाया, इस इलाही का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर की छाया कहा गया। इसी में जो लिखा गया है कि इस सिद्धांत के माध्यम से बलबन ने यह स्पष्ट किया है कि सुल्तान की आज्ञा सर्वोच्च और उनकी अवहेलना करना न केवल राजनीतिक अपराध है बल्कि धार्मिक अपराध भी है। इसके सल्तनत के केंद्रीय सत्ता का वैधानिक नैतिक बल मिला। इसमें यह बोला गया कि जो उनकी जो सुल्तान है उसकी आज्ञा जो करना है वो काफी सर्वोच्च माना जाता है। अगर आप लोग इसका अगर अवहेलना अगर करते हैं तो वह राजनीतिक के लिए अपराध का रूप यहाँ पे माना जाता है। अब यहाँ पे दरबारी मर्यादा, जो वहाँ के दरबारी मर्यादा शान सौगात है उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। इसमें जो है वह
बलबन ने दरबार के अत्यधिक कठोर शिष्टाचार लागू किया गया था। इसमें दो प्रकार के यहाँ पे लिया गया, जो कि अगर चरण जो आप लोग अभी बोल सकते हैं, जो पैर छूने की जो आस्था भी है उसके बारे में यहाँ जो बलबन है वो दो प्रकार से यहाँ पे लगाया गया था। यहाँ पे फर्स्ट में जो था वह है सिजदा और दूसरा में है पायबोस। जो सिजदा का यह मतलब होता है भूमि पर गिरकर प्रणाम, और दूसरा में है सुल्तान के चरण छूना। जो पायबोस का मतलब होता है वह सुल्तान के चरण छूना है, जो नॉर्मल तरीके से होता है, और सिजाद का जो मतलब होता है भूमि पर गिरकर प्रणाम करना। मतलब एक आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो यह दंडवत जो प्रणाम होता है, जो जमीन पर लेट के जो प्रणाम किया जाता है उसी को सिजाद कहा जाता है, दंडवत प्रणाम को ही। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें यह लिखा गया कि इन प्रथाओं का अनिर्वाद बनाया, और यद्यपि उमेला वर्ग ने इसका विरोध किया, और परंतु बलबन ने उसके निर्णय पर अडित रहा। मतलब इसमें यह बोला गया जो उमेला जो वर्ग जो थे, ये जो प्रणाम जो था उसका इन्होंने विरोध किया, जबकि बलबन ने इसका निडर से सामना किया और इसे विरोध करने से मना कर दिया। यहाँ पे प्रशासनिक सिद्धांत, अब ये जो प्रशासनिक उपलब्धियां हैं उसके बारे में कि किस प्रकार से बलबन की प्रशासनिक उपलब्धियां उसके बारे में, प्रसिद्ध केंद्रीय शासन जो प्रशासन व्यवस्था उसके बारे में यहाँ पे यह बताया गया कि बलबन की प्रमुख उपलब्धियां शक्तिशाली और केंद्रीकृत प्रशासनिक की स्थापना थी, और उसने अमीरों और सरदारों की मनमानी पर रोक, जो उनके जो अमीर जो थी उनको अमीर और जो सरदार लोग थे उनकी जो मनमानी चल रही थी उन पे इन्होंने रोक लगाया गया था, और जो चालीसा के प्रभाव को समाप्त किया। जो वहाँ के जो चालीसा है उसके जो प्रभाव जो बढ़ रहे थे उसको इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। उच्च पदों पर नियुक्ति की योग्यता के आधार पर की, जो वहाँ के पद जो वहाँ के दिया जाता था उसमें योग्यता कितनी है उसके अनुसार से उसे उस आधार पर उसे नियुक्त किया जाता था और उस पद पर उसे दिया जाता था। साथ में यहाँ पर प्रशासन के अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित की। मतलब जो वहाँ की अनुशासन थी और जो जवाबदेही, अगर आप किसी प्रकार के वहाँ पे किसी भी प्रकार के अगर आप गलत काम करते हैं तो उसका जवाबदेही आप ही होंगे, किस प्रकार से उसे जवाब देना है उसका जो सुनिश्चित किया गया था वह स्वयं को ही दिया गया था कि अगर आप गलती करते हैं तो उसका आप किस प्रकार से जवाब देते हैं, किस प्रकार से आप बच सकते हैं वो आप जानिए। यहाँ पे गुप्तचर व्यवस्था, जो वहाँ की गुप्तचर व्यवस्था है, इस व्यवस्था को जो लागू किया गया था उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया कि बलबन ने एक अत्यंत प्रभावी गुप्तचर प्रणाली का विकसित किया और राज्य के प्रत्येक कोनों के समाचार सीधे सुल्तान तक पहुंचाते थे। जो गुप्तचर जो यहाँ पे जो थे उन्होंने अपने जो राज्य के प्रत्येक हर हिस्से में एक गुप्तचर भेजा जाता था, और वह जो गुप्तचर थे वह सीधे जो सुल्तान तक पहुंचाया जाता था कि किस प्रकार की खबर किस कोने से मिलती है। फिर अमीरों की गतिविधियों पर कड़ी नजर, जो अमीर लोग थे उस पर भी गुप्तचर लगाया गया था और उस पर सबसे ज्यादा कड़ी नजर के रूप में निगरानी किया जाता था। विद्रोह का आकांक्ष का समय रहते दमन, जब विद्रोह हुआ था उस समय भी विद्रोह जब होता था तो उस समय भी गुप्तचर को भेजा जाता था। उससे पहले जब कोई भी अगर विरोधी टीम अगर आए विद्रोह करने के लिए तो उससे पहले गुप्तचर के माध्यम से यहाँ पे निपटारा किया जा सके और सतर्क हो जा सके। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, जो भ्रष्टाचार जो करते थे उस पर भी नियंत्रण यहाँ पे रखा जाता था। यह व्यवस्था उनकी शासन प्रणाली की रीढ़ थी। जो उनकी शासन प्रणाली थी वह गुप्तचर की इसे रीढ़ के तौर पर रखा गया था कि किस प्रकार से गुप्तचर को रखा जाए और अपने शासन को आगे बढ़ाया जाए। अगला है न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था, जो वहाँ की न्याय व्यवस्था किस प्रकार से थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। इसमें निष्पक्ष और कठोर न्याय, जो निष्पक्ष यहाँ भी था और कठोर न्याय के रूप में भी यहाँ था, जो कि बलबन के न्यायप्रिय शासक किंतु उनकी न्यायप्रियता का कठोरता का पूर्ण भी था, और उसने स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए समान हो और चाहे वह अमीर हो या सामान्य व्यक्ति हो। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो वहाँ की जो न्यायप्रिय जो था वह सबके लिए एक समान हो, चाहे वो अमीर वर्ग के लोग हैं या फिर सामान्य व्यक्ति के रूप में या फिर गरीब व्यक्ति के लोग हों। अपराधियों को कठोर दंड, जो भी वहाँ पे उस शासन के लोग जो अपराधी जो करते थे उनके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा कठोर दंड दिया जाता था। फिर अपने पुत्रों के संबंधियों को भी दंडित, जब उनके पुत्र जो थे अगर उनका पुत्र भी अगर गलती करता है तो उसको भी वह दंडित किया करते थे। न्याय में पक्षपात नहीं, जो न्याय जो था उसमें किसी प्रकार का उसे अगर एक तरह से बोला जाता कि अगर किसी को अगर न्याय मिल जाए तो उसमें सबको ही न्याय मिलेगा। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो लिखा गया है यहाँ पे जो नेक्स्ट में है भय और अनुशासन का वातावरण, जो यहाँ पे भय किस प्रकार से बना रहता था अनुशासन के प्रति उसमें यहाँ पे माना जाता है। तो बलबन का मानना था कि राज्य का आधार न्याय और भय दोनों पर टिका होता है और उसके अपराधियों को सामाजिक रूप से दंडित कर समाज के अनुशासन स्थापित किया। जो उनका जो बलबन की जो यह मानना था कि जो राज्य का जो आधार जो था वह न्याय और भय दोनों से ही टिका होता है। अब जो 5 नंबर में जो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है इसमें सैन्य संगठन, यहाँ पे सैन्य संगठन और सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से उसके बारे में सैन्य संगठन के जो पुनर्गठन का यहाँ पे बताया गया है। इसमें बलबन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां सेना का पूर्ण गठन, जो सेना का जो गठन किया जाता था वह इसमें बताया गया। उसके सैनिकों का नियमित वेतन देना शुरू किया और सेना का अनुशासन स्थापित किया। जो यहाँ पे जो सेना थी उसे वेतन के रूप में भी स्थापित किया गया और जो उसके अनुशासन जो थी उससे भी स्थापित किया गया। घुड़सवार का सेना स्मृति, जो घोड़े के लिए जो सेना रखा गया था उससे भी, और जो सैनिकों का पंजीकरण वृद्धि और आयु की सैनिकों को हटाया। जो वृद्ध जो लोग थे, जो पुराने जो सैनिक हो गए थे काफी ज्यादा, जो वो लड़ नहीं सकते थे, उन्हें हटाया गया था। सीमाओं की सुरक्षा में अगर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से है तो यहाँ पे जो वहाँ पे सीमाओं की सुरक्षा भी करते थे। अब यहाँ पे देखते हैं विद्रोह का दमन कैसे हुआ था उसके बारे में। तो बलबन के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए जो कि उसकी कठोरता से दबाया गया था। इसके साथ साथ मेवातियों का दमन, जो मेवाती जो लोग थे उसका दमन किस प्रकार से किया था। तो मेवात क्षेत्र में दिल्ली के आसपास स्थित था जहां लोग लूटपाट होती रहती थी और बलबन ने सैन्य अभियान चलाकर मेवातियों को कुचल दिया और मार्गों की सुरक्षा बनाया। जो
मवातियों का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लूटपाट होती थी, उसे एक अभियान चलाया गया जो कि सैन्य अभियान के नाम से जाना जाता है। उससे वहाँ के लोगों को सुरक्षित प्रदान किया गया और इसे समाप्त करने का प्रयास किया गया। बंगाल और अवध के जो विद्रोह थे उसके बारे में जो यहाँ पे लिखा गया कि बलबन ने परतीय विद्रोह को काफ़ी शक्ति से दबाया और उसे सिद्ध किया कि केंद्रीय शक्ति सर्वोपरि और किसी भी प्रकार का अलगाव सहन नहीं किया जाए। मतलब जो वहाँ के जो विद्रोह हुआ था उसमें अलगाव जो हुआ था उसमें किसी प्रकार का सहन नहीं किया जाए और उससे जो शक्ति का जो था उसे सर्वोपरि वहाँ के माना गया था। यहाँ पे है सामाजिक और नैतिक सुधार, जो वहाँ के सामाजिक जो समाज जो था उससे और जो नैतिक जो वहाँ के सुधार थे उसके बारे में। यहाँ पे नैतिक अनुशासन जो था उसके बारे में बलबन के दरबार और प्रशासन के नैतिक अनुशासन लागू किया और मद्यपान और विलासित जो वहाँ के जो आचरण पर रोक लगाया गया था उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं तो तुर्क श्रेष्ठता की भावना, जो वहाँ तुर्क जो श्रेष्ठता थी उसकी किस प्रकार से भावना थी उसके बारे में। यहाँ पे बलबन ने तुर्की जातियां श्रेष्ठता का विश्वास करता था और उसे गैर तुर्की के उच्च पदों से दूर रखता था। मतलब इसमें जो तुर्की जो लोग थे उसकी जातियों का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता था और जो तुर्क लोग थे उससे उच्च पदों से उसे दूर रखने का प्रयास करते थे। अब दिल्ली सल्तनत की जो यहाँ प्रतिष्ठा है उसके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। इसमें यह लिखा गया कि बलबन की पूर्वी दिल्ली सल्तनत कमजोर और अस्थिर हो चुकी थी। उनकी उपलब्धियां यह रही कि उसने सल्तनत में खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित किया जाए। इसमें यह बोला गया कि जो वहाँ की कमजोर जो वहाँ की पूर्वी जो दिल्ली के जो सल्तनत काल था वो काफ़ी ज़्यादा कमजोर पड़ रहा था। फिर सुल्तान का भाई और सामान, जो सुल्तान का भाई किस प्रकार से था उसके बारे में। प्रशासनिक स्थिरता, जो प्रशासनिक जो रुक गया था, रुकावट उसमें आई थी उसमें भी। फिर बाहरी आक्रमणों की सुरक्षा, जो बाहरी जो आक्रमण है उससे किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। उसके शासनकाल में सल्तनत का एक शक्तिशाली और संगठित राज्य के रूप में उभरी। जो बलबन की जो दिल्ली सल्तनत जो थी वह काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और संगठित रूप से उस राज्य का विस्तार हो। सांस्कृतिक और औपचारिक प्रभाव, जो वहाँ के सांस्कृतिक औपचारिक प्रभाव है उसके बारे में। यहाँ पे यद्यपि बलबन के कला और साहित्य का समान संरक्षण नहीं माना जाता है और फिर भी उसने उसके शासनकाल की स्थिरता प्रदान किया और आगे चलकर सांस्कृतिक विकास का संभव हुआ। इसमें यह बोला गया कि जो बलबन की साहित्य और कला के क्षेत्र में उसका रुचि एकदम नहीं थी। फिर दरबारी इतिहास का लेखन को प्रोत्साहन, फारसी भाषा का प्रयोग, शासन का वैचारिक दृष्टि यहाँ पे बोला गया कि इतिहास के जो दरबारी जो लेखक था उसको प्रोत्साहन किया और जो फारसी भाषा है उसका भी इन्होंने प्रयोग किया। उसके साथ साथ यहाँ पे जो शासन की औपचारिक जो दृष्टि थी किस प्रकार से उन्होंने देखा है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे उपलब्धियां का जो मूल्यांकन किया गया यहाँ दो वर्गों में किया गया। यहाँ अगर फर्स्ट वर्ग यहाँ पे देखेंगे तो सकारात्मक है, सेकंड अगर वर्ग देखेंगे तो यहाँ पे नकारात्मक पक्ष है। तो यहाँ हम लोग दोनों पक्ष को देखने वाले हैं। जो सकारात्मक में देखेंगे यहाँ पे शक्तिशाली केंद्रीय शासन, न्याय और अनुशासन की स्थापना, फिर मंगोल खतरे की सुरक्षा पे प्रशासनिक सुधार। ये जो सकारात्मक में अगर देखेंगे तो वहाँ की किस प्रकार की जो शक्तिशाली केंद्रीय शासन था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, मंगोल पर जो आक्रमण हुआ था उसके खतरों की सुरक्षा किस प्रकार से किया गया था, प्रशासनिक सुधार किस प्रकार से किया गया था, इनकी वो काफ़ी ज़्यादा जो है ये सकारात्मक पक्ष में रखा गया था। अगर इसके साथ साथ अगर इसका जो नकारात्मक पक्ष को अगर हम लोग देखते हैं तो अत्यधिक कठोरता, तुर्की जातियों का पक्षपात, जनता से दूर, जो वहाँ की जो कठोर जो दंड दिया जाता था किस प्रकार से था वो यहाँ पे वह नकारात्मक में रखा गया है। और जो तुर्क जो लोग थे और गैर तुर्क लोगों से किस प्रकार से भेदभाव किया जाता था उससे भी। और इसमें जो अगला पॉइंट में जो लिखा गया है कि फिर भी समग्र रूप से बलबन को दिल्ली सल्तनत का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। जो दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा संस्थापक के रूप में माना जाता है वो किसे माना जाता है तो वह बलबन को ही माना जाता है। तो चलिए निष्कर्ष है उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि निष्कर्ष के बारे में क्या बोला गया है उसके बारे में। तो गयासुद्दीन बलबन की उपलब्धियां दिल्ली सल्तनत के इतिहास का निर्णायक मोड़ पर प्रतिनिधित्व करती है और उसे अराजकता, विद्रोह, असुरक्षा से जुड़ी रही और सल्तनत के अनुशासन, अस्थिरता और शक्ति प्रदान किया और उसे देवी राजता सिद्धांत, कठोर न्याय, समृद्ध सैन्य संगठन और प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली आने वाले सुल्तानों के मार्गदर्शक बनी। जो इसमें यह बोला गया कि जो वहाँ के जो विद्रोह था उसे काफ़ी ज़्यादा सुधार किया और सुरक्षा प्रदान करने का, और जो वहाँ की काफ़ी ज़्यादा जो अनुशासन है उसे इन्होंने बरकरार रखा और बनाने का प्रयास किया। और इससे भी पहले जो आप लोग को बताए हैं देवी राजता सिद्धांत, जो वहाँ के काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था और जो कठोर न्याय, जो वहाँ पे जो न्याय जो दिया जाता था काफ़ी ज़्यादा कठोर रूप से दिया जाता था। वहाँ की प्रशासनिक प्रणाली को जो देखे थे वही आगे जाकर जो दूसरे जो सुल्तान थे उसका मार्गदर्शन के रूप में इसका काम आया है। तो यही था आज बलबन की जो उपलब्धियों के बारे में हम पढ़ाने का प्रयास किया और एक एक पॉइंट को हम समझाने का प्रयास किया। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।